की बागेश्वर विधानसभा सीट के लिए 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन से खाली हुई थी। वहीं बीजेपी ने चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को अपना प्रत्याशी बनाया है। हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से इस सीट पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस सीट पर 17 अगस्त तक नामांकन होना है। 5 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 सितंबर को मतगणना करवाई जाएगी। ये सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है और यहां 1,18,000 के करीब मतदाता है। अस्करी जाफरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अस्करी, बागेश्वर सीट के लिए आखिरकार बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम खोल दिया है, बता दिया है कि भाई स्वर्गीय चंदन रामदास की जो पत्नी है इस बार उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं और जो चंदन रामदास के काम है बागेश्वर में वो और जो उनकी पत्नी है उनका किस तरह का होल्ड है बागेश्वर में? देखिए बिल्कुल मनीष, आज भाजपा हाईकमान ने 3 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जो कि उपचुनाव है। इसमें केरला है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पार्वती दास जो कैबिनेट मंत्री हैं, चंद्र रामदास उनकी पत्नी है, उनको टिकट दिया गया है, यानी उन पर पूरा भरोसा जताया है। इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि बागेश्वर में एक अच्छा खासा जनाधार चंद्र रामदास का रहा है और तमाम जो लोग हैं उन पर आज भी बहुत विश्वास करते हैं, उनके कामों पर विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी पूरा विश्वास जताया है, उनकी पत्नी को वोट दिया, उनकी पत्नी को माफ कीजिएगा टिकट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक फिर से विश्वास जताया है भाजपा ने। हालांकि अगर हम बात करें पार्वती दास की, तो वो काफी दूर रहती थी पॉलिटिक्स से, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं था पॉलिटिक्स में, क्योंकि आमतौर से जब हम देखते थे तमाम जो चुनावी जनसभाएं होती हैं या आमतौर से राजनीतिक जनसभाएं होती हैं, उनमें उनका पार्टिसिपेशन ना के बराबर था। एक तरह से हाउस वाइफ की तमाम जो दायित्व थे उनको वो निभा रही थी। उनकी शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास है पार्वती दास, और इसके अलावा हालांकि उनके परिवार में उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। ऐसा माना जा रहा था कि उनके बड़े बेटे जो गौरव दास है, उनका टिकट लगभग फाइनल हो गया है, लेकिन एंड मोमेंट पे पार्वती दास के नाम पर मोहर लगी है, जो स्वर्गीय चंद्र रामदास की पत्नी है। अगर हम उनके जनाधार की बात करें तो जनाधार एक अच्छा खासा जनाधार है और करीब 1.25 लाख के आसपास वोट इस विधानसभा में है। और चूंकि इसमें खासतौर से अगर हम बात करें तमाम अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, इसमें जो खासतौर से अगर हम बात करें जो चंद्र रामदास रहे हैं, उनके कामों को हमेशा से सराहा जाता रहा है। हालांकि अभी देखना होगा, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से भी एक मजबूत कैंडिडेट सामने है, बसंत कुमार, जो आम आदमी पार्टी से पहले चुनाव लड़ चुके हैं और करीब 15,000 से ज्यादा वोट उनको जो है इसमें मिले थे। हालांकि इस बार देखना होगा कि क्या कितनी टक्कर दे पाते हैं। बसंत कुमार का भी नाम आगे आ रहा है, वो आपके नेता थे, कांग्रेस में अब शामिल हुए, अब कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आपने बताया कि ठीक ठाक जनाधार उनका भी है, ऐसे में रंजीत दास का भी बड़ा अहम रोल हो जाता है इन सबके बीच में, क्योंकि अब रंजीत दास को क्या जिम्मेदारी दी जा रही है बागेश्वर में, ये भी एक बड़ा रोल होगा उनका, क्योंकि वोट बैंक रंजीत दास का काफी है। ऐसे में क्या बसंत कुमार उस वोट बैंक को पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, अस्करी? देखिए बिल्कुल मनीष, क्योंकि अगर हम बात करें चंद्रराम दास के पक्ष में तमाम जो लोग रहते थे हमेशा चुनाव के दौरान, और एक अच्छा खासा वोट वो हमेशा लेकर आते थे, तो इसमें अब चूंकि भाजपा के खेमे में वो चले गए हैं, भाजपा को मजबूती देने का वो काम कर रहे हैं और एक तरह से पूरा जो चुनाव का संचालन है उसमें को अहम किरदार भी निभाने वाले हैं। हालांकि राजेंद्र बिष्ट को वहां का प्रभारी बनाया गया है, लेकिन और तमाम जो नेता है, जमीनी स्तर के नेता हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी इसमें दी जाएगी। पूरा चुनाव संचालन एक तरह से उनके हाथ में रहेगा। अगर हम बात करें, क्योंकि जो बसंत कुमार की तरफ वोट जाने वाले थे, मनीष, को सीधा सीधा रंजीत दास को काट लेंगे, यानी वोटों का ध्रुवीकरण भी इस चुनाव में देखा जाएगा। बहुत दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें कौन मजबूत और कौन कमजोर है, तो फिलहाल भाजपा इसमें कई दृष्टिकोणों से मजबूत दिखाई दे रही है। एक तो सिंपैथी वोट मिल जाता है, दूसरे चंद्र रामदास का एक बड़ा जनाधार वहां पर रहा है। हालांकि बसंत कुमार को देखना के बारे में अगर हम बात करें, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट है। अब देखना होगा कितनी वो जोर आजमाइश कर पाते हैं इस चुनाव में और कितना वोट जो है वो हासिल कर पाते हैं। लेकिन इसमें अगर हम बात करें, बहुत जो
पार्टी की टक्कर है वो होने जा रही है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं भाजपा के अंदर भी कई लोग जो हैं वो चाह रहे थे, जो कार्यकर्ता हैं वो चाह रहे थे कि टिकट गौरव दास को हो, क्योंकि उनकी जो माता हैं पार्वती दास, वो बहुत ज्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं थी, वो बहुत ज्यादा राजनीति के बारे में जानती नहीं है। इस तरह की तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। चूंकि उनके जो कार्यकर्ता है, जो चंद्र रामदास जुड़े तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनका यही मानना था कि गौरव दास को टिकट मिले, लेकिन एंड वक्त पर जो है जो हाईकमान है भाजपा का, उन्होंने पार्वती दास पर अपना विश्वास जताया है। अब देखना होगा कि जो तमाम कार्यकर्ता पहले से चुनाव लड़ाते आ रहे थे, वो अब उनका क्या रोल रहने वाला है। मनीष, अच्छा, एक चीज और भी हम जानना चाहेंगे अस्करी, कि इसमें सपा का भी सामने आ रहा है कि भगवती प्रसाद त्रिकोटी भी चुनाव लड़ सकते हैं वहां से। देखिए बिल्कुल मनीष, अभी चूंकि ये तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन ऑफिशियली इसका भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें गठबंधन की रिसर्च से, देश भर में इन्होंने गठबंधन किया है, इंडिया एक अलायंस बनाया है। अगर जाहिर है भगवती प्रसाद चुनावी मैदान में आते हैं तो उस गठबंधन का कोई मायने नहीं रह जाता है। तो ऐसे में हो सकता है ये सिर्फ चर्चाएं हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो जानकारियां दे रहे हैं, हालांकि नाम जरूर सामने आ रहा है, लेकिन जब तक जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो नहीं हो जाता है, तो ये बात कह पाना बहुत मुश्किल है कि वहां से सपा का कैंडिडेट कौन होगा या कौन नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है, अगर सपा अपना कैंडिडेट वहां पर उतारती है तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने अलायंस बनाया है, अपना नया अलायंस बनाया है इंडिया, वो कहीं ना कहीं धराशय हो जाता है उत्तराखंड। क्योंकि अस्करी जिस तरह से नाम सामने आ रहा है भगवती प्रकाश त्रिकोटी का, उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि यूकेडी के लोग भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अलायंस की बात कर लें तो भाई इंडिया अलायंस के साथ में है कांग्रेस के, तो यहाँ पर अब सवाल उठेंगे कि क्या विधानसभा चुनाव अगर इस तरह कहीं होते हैं तो क्या वहाँ पर ये अलायंस साथ नहीं होंगे, सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस बने हैं। क्योंकि अगर उतार देते हैं ये भगवती प्रसाद त्रिकोटी को तो कहीं ना कहीं इसका असर तो कांग्रेस पर ज्यादा पड़ता दिखेगा। देखिए जाहिर है, क्योंकि इसमें बात ये है मनीष, अगर ये चुनाव अन्य पार्टियां लड़ती हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया सपा के एक उम्मीदवार हैं भगवती प्रसाद, वो चुनावी मैदान में आ सकते हैं। अगर यहाँ पर उत्तराखंड में चुनावी मैदान में आया जाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के मायने ठीक बदल है जाएंगे। अस्करी, बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है चैनल में आपका। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, सवाल ये है सर कि यहाँ पर टिकट के बंटवारे की बात हो रही थी, किसको दिया जाएगा किसको दिया जाएगा, लेकिन अब तो साफ हो गया है कि स्वर्गीय चंदन रामदास जी की पत्नी को बागेश्वर से चुनाव लड़ाएंगे आप लोग। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जनाधार चंदन रामदास जी का था, बीजेपी का एक जनाधार था, लेकिन पत्नी है उनकी, वो हाउसवाइफ की तरह उन्होंने काम किया है। तो ऐसे में कैसे जनता के बीच में जाएंगे और आश्वस्त करेंगे नहीं ये आपके लिए एक अच्छी विधायक के रूप में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा जी जो पैनल केंद्र को भेजा गया था, जी उसमें स्वर्गीय श्री चंदन रामदास जी की पत्नी श्रीमती पार्वती देवी को प्रत्याशी घोषित किया है। जी निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। जी श्रीमती पार्वती देवी अपने पति के साथ सालों से राजनीति में सहयोग करती रही है। जी अब चूंकि उनके पति नहीं है तो उनके कामों को पूरा करने और इसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार है, उसके द्वारा बागेश्वर में जो किए जा रहे कार्य हैं उनको संपूर्णता देने के लिए उनका जो चयन हुआ है, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण, और इसी पर हम बहुत आसानी से जीतने वाले हैं और हम उनका घोषित करने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अच्छा सर, ऐसे में बसंत कुमार भी लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो उनका भी कहा जा रहा है जनाधार अच्छा है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, 15,000 शायद वोट भी उन्होंने पाया था। तो किस तरह से उनको देख रहे हैं, क्योंकि अब तो टक्कर हो गई है कांटे की। देवेंद्र जी, देवेंद्र भसीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है देवेंद्र भसीन जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आशीष नोटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आशीष नोटियाल जी, स्वागत है चैनल में आपका। आशीष नोटियाल जी, चंदन रामदास जी जो कि स्वर्गीय हैं, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, चुनाव लड़ाया जा रहा है, बागेश्वर में उपचुनाव होना है वहां से। ऐसे में आप बसंत कुमार को लेकर आ रहे हैं, तो कितना आप लड़ाई देख रहे हैं कि काफी
आपको लग रहा है मजबूती से लड़ पाएंगे? क्योंकि पिछली बार वो सिर्फ मेरे ख्याल से 15,000 के लगभग वोट पाए थे उन्होंने। देखें, अगर भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग ना करे शासन प्रशासन का हर तरीके, जिस प्रकार से इन्होंने चंपावत चुनाव में किया, दुरुपयोग किया, ऐसा दुरुपयोग वैसे करने से हम लोग इस बार हम पूरा सजग हो चुके हैं। हमें पता लग चुका है भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक गिर सकती है। तो हम लोग भी बिल्कुल इस चोरी को पकड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जो उसने पिछली बार करी है। और निश्चित ही अगर चुनाव ईमानदारी से होते हैं तो हम बहुत अच्छे मतों से जीत हासिल करेंगे, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड के लोग इस समय त्रस्त हैं। और हमेशा ऐसा नहीं चलेगा जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आज उत्तराखंड का युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, अन्याय नहीं मिल रहा है महिलाओं को, युवाओं पे लाठियां चलाई जा रही है, महंगाई है। तो निश्चित ही जनता जवाब देगी। जनता को मौका मिला है इन्हें जवाब देने का। और बसंत कुमार जी हमारी पार्टी में आए हैं तो आप देखें पार्टी और मजबूत होगी। बसंत कुमार जी का एक अपना वोट बैंक है, वो निश्चित ही आम आदमी पार्टी में मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोट वो नहीं पड़ा होगा। और उनका एक अपना वोट बैंक है जो वो भी हमें मिलेगा, और हमारा पार्टी का वोट बैंक मिलेगा, और जनता की नाराजगी जो इस समय है उसका भी हमें फायदा मिलेगा। और निश्चित ही कांग्रेस इस समय परचम लगाएगी। लेकिन नाराजगी तो बागेश्वर में तो सिंपैथी वोट भी तो मिलेगा ना? कब तक सिंपैथी में चलेंगे आप लोग? कब तक सिंपैथी वोट मांगते रहेंगे? जनता देखती है। आपने यहाँ भी सिंपैथी वोट मांगा, इससे पहले एक बार सड़क में भी चुनाव हुआ था, वहाँ भी सिंपैथी वोट। कब तक सिंपैथी वोट पे काम चलेगा? सिर्फ सिंपैथी सब कुछ नहीं होती है, काम भी होता है। और जनता को सिर्फ उनके परिवार के साथ नहीं, ये जो सरकार उनकी परिवार की नहीं बनने वाली है, सरकार राज्य की बनने वाली है। राज्य को भी कुछ जवाब देना है। और मैं कल को इनके प्रवक्ता जो है मनवीर चौहान जी जो है, उनका भी बयान देख रहा था। उन्होंने लिखा था कि हम लोग जो है हमें आयात करने पड़ रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा, हम आयात करने, अगर आप हमें आयात कहते हैं तो आपने 2022 में जो चुनाव हुए थे 22 में, उसमें आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने टिहरी विधानसभा सीट में कांग्रेस से आयात करा। आपने क्या करा? आपने हल्द्वानी विधानसभा में सीट में असरता आर्य को कांग्रेस से आयात किया। तो आप अपनी दिन भूल जाते हैं, दूसरे पे आप कोई भी इल्जाम लगा लेते हैं। अपने आप को देखते हैं आप कितना आयात करते हैं? जितना आयात भारतीय जनता पार्टी अन्य विधायकों का करती है, जितनी खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी करती है, उतना तो शायद ही कोई करता हो। मतलब आयात निर्यात का खेल जारी है दोनों की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है। हमारा तो क्या, तो इंडिया गठबंधन है, वो हमारे ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने आदमी अपनी पार्टी में, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके इंडिया गठबंधन से एक और खबर सामने आ रही है अभी कि भगवती प्रसाद त्रिकोटी भी चुनाव लड़ सकते हैं सपा से बागेश्वर सीट से। देखिए, पार्टियों को अपनी प्रजन शो भी करनी होती है, तो हो सकता है अपनी प्रजन शो करने के लिए वो एक चुनाव उम्मीदवार लड़ा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता सर? वोट खिसकेंगे। आज तक कितना वोट खींचा आप देखें इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में समाजवादी पार्टी कितना वोट खींच पाई? तो कोई, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा वोट है। थोड़ा बहुत वोट अगर भारतीय जनता पार्टी का खींच भी लिया, जो कांग्रेस से और हो सकता है बीजेपी से भी त्रस्त हो, कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे हम दोनों पार्टियों को सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो वहाँ डाल देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, एक चीज और भी है कि रंजीत दास भी इधर आए हुए हैं, तो ऐसे में एक बड़ा जनाधार है। चंदन राम दास जी का तो था ही, उनका मतलब है ही, और रंजीत दास जी का भी जो है काफी बड़ा जनाधार है। तो ऐसे में आपको लग नहीं रहा चुनौती काफी आप लोग को बड़ी मिल गई है? देखो, अगर मैं ऐसा लगता कि हमारा बहुत जनाधार है तो यहीं रह के अपना काम करते, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो लगी होगी, नहीं तो यहीं कोई बेवफा नहीं होता, उसको बात ही होगी। बने रहिए आशीष जी। सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है चैन में आपका। सचिन गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। सचिन गुप्ता जी, बागेश्वर में उपचुनाव हो रहे हैं, बागेश्वर विधानसभा में। ऐसे में भाई नाम भी आ गया है, चंदन रामदास जी की पत्नी को वहां से उतारा जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है। अब जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो आश्वस्त हैं कि जीत हमारी होगी, क्योंकि महिलाओं के प्रति आपने अन्याय किया है, उत्तराखंड को आप लोगों ने ठग लिया है। तो भाई इस बार जो है जनता ये देखकर वोट करेगी और बसंत कुमार को ही इस बार जिताएगी। देखिए, कांग्रेस ने पिछले 60 साल जो है देश को गुमराह किया, और पिछले 2014 के चुनाव से भी जो है देश को गुमराह करने का पूरा में कांग्रेस का जो भ्रष्टाचारी चेहरा है, कांग्रेस के जिस प्रकार से देश को लूट खसोट की आदत है, ये जनता भलीभांति जानती है। इससे जनता चाहे वो देश की, चाहे उत्तराखंड की और बागेश्वर क्षेत्र
की जनता हो। ये जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे, पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों पे, नरेंद्र मोदी जी के एक ईमानदार नेता पूर्ण रूप से विश्वास है और निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता जी जो है इस चुनाव को भारी मतों से, और मैं कहता हूँ कि ऐतिहासिक सचिन गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है आशीष भाई, सचिन गुप्ता जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं भाई आप लोग चाहें जो भी कह लें, जीत तो हमारी तय है। लेकिन 10 साल इन्होंने सरकार क्या बना ली, ये तो अपने आप को भगवान बन बैठे। ऐसा नहीं होता है, जनता दूसरे पे भी विश्वास करती है, उन पे जनता ने विश्वास भी किया और इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात भी किया। इन्होंने क्या क्या किया, जब चुनाव आते हैं उस टाइम पे किस तरह के दंगे भड़काने का ये लोग काम करते हैं, इसको भी जनता समझने लगी है कि दंगे जबरदस्ती भड़काए जाते हैं। आज जब बात करते हैं किसी भी बात की, चुनाव राज्य की, तो ये मणिपुर में नहीं जाते, ये पंजाब में चले जाते हैं, ये महाराष्ट्र में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। किस तरह से इन्होंने हर तरीके का दुरुपयोग किया। महाराष्ट्र के अंदर देखें, एक शिवसेना जैसी पार्टी को तोड़ के रख दिया। ये सिर्फ तोड़ने पर विश्वास करते हैं, किस तरह से किसको तोड़ा जाए। और एक बात कहूँ, ये चली हमारे भरोसे रहे, इनका अपना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इस भरोसे चल रहे हैं कब चुनाव नजदीक आएंगे, किस तरह से कांग्रेस के किसी नेता को प्रलोभन देके अपनी पार्टी में शामिल करा लेंगे और उसकी खुशियां मना के कूदते रहेंगे। और आज तक जो जीते भी हैं ये हमारी वजह से ही जीते हैं। इनका अपना कोई जनाधार नहीं है, इन्हें सिर्फ कांग्रेस के नेता पसंद है, उनको कब लाना है, उनको कैसे मैनेज करना है, उनको क्या करना है, क्या लालच देना है, कैसे डर धमकाना है, ये सब काम बखूबी जानते हैं। और आज देखें, ये जो इतने कूदे मार रहे हैं कि हम इतनी वोट से जीत जाएंगे, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता को अपनी पार्टी में लेके आए हैं। ये तो अपने आप तो ये खुद खाली, इन पे क्या है, किस तरीके का आपने क्या बोल के लाए, क्या लालच दिया, ये तो आप ही जानेंगे। कोई ऐसे तो नहीं जाता किसी पार्टी में कि वो तो टिकट भी नहीं दे रहे और वो वहां चले भी गए, ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ये तो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझते हैं। मतलब सही समय पर भाई, वो लोग कहते हैं ना कि लोहा गर्म हो, सही समय पर हथौड़ा मार दो, बीजेपी मार देती है, वो लोग आपके हाथ से निकल जाते हैं। उन्होंने हथौड़ा कहाँ मारा? एक बात बताएं, उन्होंने हथौड़ा किस जगह पे मारा? आप देखे ना, हमने कहाँ मारा? आप ये इस फर्क को समझ लें। क्या 20,000 वोट तो कांग्रेस के अपने हैं ही, ठीक है, तो उन्होंने कहाँ हथौड़ा मारा? ठीक है, और हमने कहाँ मारा? ठीक है आशीष नोटियाल जी, किसने कहाँ मारा और कैसे मारा, ये तो आपको समझ सकते हैं। ठीक है सर, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन गुप्ता जी, आशीष नोटियाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपना